हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्काडाइन पार्ट 3, है ना। अभी तक हम एल्काडाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। ये 3 तरीके के होते हैं इनके ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स, है ना। तो एक कहते हैं क्यूमुलेटिव में जब दोनों डबल बॉन्ड पास हो, तो एक ही कार्बन पर दोनों साइड पे 2 डबल बॉन्ड हो कार्बन के, तब कहलाता है क्यूमुलेटिव। आइसोलेटेड कंजुगेटेड तब होते हैं जब एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, है ना, तब हम कहलाते हैं कंजुगेटेड, तब उसको बोलते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स डाइज। और आइसोलेटेड जब 2 डबल बॉन्ड्स, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक कार्बन सिंगल बॉन्ड्स के द्वारा सेपरेटेड हो, तब हम उनको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन्स। तो अभी तक हम लोग क्यूमुलेटेड और आइसोलेटेड डाइन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे कंजुगेटेड डाइन्स, जो कि इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं अदर डाइन्स से। पहला है प्रिपरेशन ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स। अब जो कंजुगेटेड डाइन्स होते हैं, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन, यानी कि 4 कार्बन होना जरूरी है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन इसका सबसे प्रिमिटिव मेंबर है ना। फिर उसके बाद एक आइसोप्रीन, तो इसके 2 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन और आइसोप्रीन। आइसोप्रीन में क्या होता है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, है ना। जो आगे आपको जब फॉर्मूला देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं तो 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको बनाने के लिए हम ज़्यादातर एलिमिनेशन रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। ये एलिमिनेशन रिएक्शंस के द्वारा बनाया जाता है। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम ब्यूटेन बाय थर्मल डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि जो ब्यूटेन है उसका जब हम डिहाइड्रोजनेशन करते हैं थर्मली, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तब हमको ये मिलता है। तो कैटालिस्ट क्या यूज़ होता है, Al2O3 एंड क्रोमियम ऑक्साइड, इसका मिक्सचर जो है हम एज ए कैटालिस्ट इसको यूज़ करते हैं और 873 डिग्री केल्विन के ऊपर इसको गर्म करके और इसके ऊपर ब्यूटेन की, नॉर्मल ब्यूटेन की वाष्प को पास करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो ये है हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, है ना। जब नॉर्मल ब्यूटेन की हम यहाँ से देखो, अरे यार, हाँ ये है नॉर्मल ब्यूटेन, है ना, ठीक है। ये नॉर्मल ब्यूटेन इसकी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं, तो पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलता है और हमको मिलता है ब्यूटेन 1। फिर इसको फर्दर जब हम पास करते हैं तो हमको इसी पर दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमको मिलता है 1,3-ब्यूटाडाइन। और ये क्योंकि कंजुगेटेड डाइन है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में सेपरेटेड है, तो इसको हम कहते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें निकल रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन फ्रॉम डाइऑल्स। जो डाइऑल्स होते हैं उनका हम डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकले, और जो वाटर मॉलिक्यूल निकले उसको साथ के साथ रिएक्शन साइट से हटा दिया जाए डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वजह से। तो ये क्या काम करता है, जो फॉस्फोरिक 20% फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं या सोडियम फॉस्फेट लेते हैं, तो ये क्या है, लिबरेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स को तुरंत वहाँ से एब्जॉर्ब करके हटा देता है। तो ये है हमारा 1,3-ब्यूटेन डाइऑल, 1,3, है ना, ब्यूटेन डाइऑल। जब इसको सोडियम फॉस्फाइड या H3PO4 के ऊपर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के ऊपर पास करते हैं तो हमको मिलता है 1,3-ब्यूटाडाइन, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक वाटर मॉलिक्यूल ये, इस तरह 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और हमको 1,3-ब्यूटाडाइन मिल जाता है। इसी तरह अगर 1,4-डाइऑल है ना, तो 1,4-डाइऑल ये रहा, ये 1,4,
तो 1,4 ब्यूटेन डाइऑल है, इसको जब हम रेड हॉट एल्यूमिना के ऊपर पास करते हैं 673 डिग्री सेंटीग्रेड से 773 डिग्री केल्विन तक, इतने डिग्री केल्विन पर हम गर्म करते हैं, इसके ऊपर पास करते हैं, तो भी डिहाइड्रेशन होता है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इस तरह 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए और 1,3 ब्यूटाडाइन हमको मिल जाता है। इसी तरह फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल का जब हम एल्यूमिना और जिंक ऑक्साइड इसके मिक्सचर के ऊपर एल्यूमिना एल्यूमिना और जिंक ऑक्साइड के ऊपर इथेनॉल को पास करते हैं तो हमको 1,3 ब्यूटाडाइन मिल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हाइड्रोजनेशन हो जाता है। लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट है वो हमें कम अमाउंट में मिलता है, यानी कि यील्ड जो है कम मिलती है। तो इस यील्ड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इथेनॉल की वाष्प को इथेनॉल यानी कि एस्टल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल और एस्टल्डिहाइड दोनों की फ्यूम्स को हम पास करते हैं और किसके ऊपर पास करते हैं, सिलिका जेल और टाइटेनियम ऑक्साइड। जो सिलिका जेल है ये क्या करता है, इस जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो टाइटेनियम ऑक्साइड है ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है और इससे हमें ये 1,3 ब्यूटाडाइन मिल जाता है, जिसकी यील्ड जो है ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है फ्रॉम एस्टिलाइन, एस्टिलीन के डाइमराइजेशन से, जो एस्टिलीन है उसके डाइमराइजेशन से ये हमारा इथाइन मॉलिक्यूल या हम इसको कहें एस्टिलीन, है ना, जब इसको क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में के ऊपर पास करते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और पहले तो हमें इसका डाइमराइजेशन होता है और डाइमराइजेशन होने के बाद विनाइल एस्टिलीन मिलता है। ये जो विनाइल एस्टिलीन मिलता है इसका कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन होता है और डिहाइड्रोजनेशन पर यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है। एक तरीके से आइसोमराइजेशन समझ लीजिए यहाँ का, कि जो इसका एक वो होता है, इसमें ये यहाँ पर ये हो गया CH2CH, तो एक और हाइड्रोजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ गया, डिहाइड्रोजनेशन नहीं हाइड्रोजनेशन, ये मैंने यहाँ पर ठीक भी किया है, तो इसको आप ये ध्यान दें। तो क्या हो रहा है इसमें कि पहले तो एथाइन मॉलिक्यूल यानी कि जो एस्टिलीन है, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े तो क्या बन गया, विनाइल एस्टिलीन, है ना। विनाइल एस्टिलीन के बाद फिर इसमें क्या हुआ, एक हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रोजनेशन यानी कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ गया, कहाँ पर, इस ट्रिपल बॉन्ड पर, तो हमको मिल गया 1,3 ब्यूटाडाइन, है ना। और इसीलिए जो ये बुक में गलत दिया हुआ है, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं हाइड्रोजनेशन है, इस चीज़ को मैंने ठीक भी किया है, आप इसको ध्यान दें। नेक्स्ट है फ्रॉम रिट्रो-डील्स-एल्डर रिएक्शन। रिट्रो मीन्स अपोजिट टू डील्स-एल्डर। डील्स-एल्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, जब कंजुगेटेड डाइन किसी एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है तो साइक्लाइजेशन होता है और हमें एल्कीन मिलता है, साइक्लो एल्कीन, है ना। तो इसी तरह जब हम साइक्लो एल्कीन को गर्म करते हैं नाइक्रोम वायर के ऊपर, नाइक्रोम वायर क्या होता है, नाइक्रोम वायर निकिल क्रोमियम और अरे यार कहाँ गया, ये निकिल क्रोमियम वायर जो है, निकिल क्रोमियम और आयरन का मिक्सचर होता है, उसको हम कहते हैं नाइक्रोम, है ना, और ये इसको एलॉय बोलते हैं। तो जब इसके ऊपर इसको पास करते हैं तो रिट्रो-डील्स-एल्डर यानी कि साइक्लाइजेशन का टूटना, जो साइक्लिक प्रोडक्ट है उसका वापस से टूट करके एल्काडाइंस में और एथीन में कन्वर्ट होना, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सीन है।
यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है, हेक्सेन नहीं ई है, साइक्लोहेक्सीन है। तो जब हम साइक्लोहेक्सीन को नाइक्रोम वायर के ऊपर पास करते हैं तो ये इसका रिट्रो डिसल्डर रिएक्शन होती है और साइक्लिक प्रोडक्ट वापस से ओपन चेन कंपाउंड्स में टूट जाता है। और कहाँ से टूटता है? यहाँ से, ये यहाँ, ये यहाँ, और यहाँ से ये टूट जाता है। तो एथीन मॉलिक्यूल मिल गया और 1,3-ब्यूटाडाइन, इसीलिए इसको रिट्रो डिसल्डर रिएक्शन कहते हैं, यानी कि डिसल्डर रिएक्शन का अपोजिट। ओके, तो इस तरह हम इसको एल्काडाइंस को बना सकते हैं। इसी तरह है मेथड ऑफ आइसोप्रीन, प्रिपरेशन ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या है? 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। इसको देखो, इसको तो यहाँ करो, इसको कैंसिल कर दो। ये है आइसोप्रीन। तो जो आइसोपेंटेन है ये है हमारा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन को जब क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिना रेड हॉट एल्यूमिना के ऊपर पास करते हैं तो क्या होता है? डिहाइड्रोजनेशन होता है और हमको आइसोप्रीन मिलता है। पहले एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलता है और हमको आइसोपेंटीन मिलता है। ये आइसोपेंटीन वापस से डिहाइड्रोजनेशन करता है और एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल करके ये एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल देता है और हमको 1,3-ब्यूटाडाइन और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, तो 2-मिथाइल-ब्यूटाडाइन मिलता है, जिसको हम कॉमन नेम आइसोप्रीन के नाम से जानते हैं। ये जो आइसोप्रीन है पॉलीमराइजेशन के द्वारा जो है रबर्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ब्यूटाडाइन और ये दोनों ही यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। तो पहले तो बात करें स्ट्रक्चर की। जो कंजुगेटेड डाइन्स होते हैं, है ना, इसका पहला एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में 4 कार्बन है, ये 1 2 3 4, चारों के 4 कार्बन कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। और ये ट्राइगोनल प्लेनर चारों कार्बन एक ही प्लेन में होते हैं, है ना। तो ट्राइगोनल यानी कि 3, हर एक के पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं एक ही प्लेन में, है ना। तो अब ये कौन से हुए? देखो, एक ये बना लिया है इसने बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया। दूसरा किसके साथ बना लिया? C2 के साथ बना लिया। इसी तरह C2 वाले ने एक इसके साथ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। तो इस तरह इसके 3 बॉन्ड हो गए। इसी तरह C3 वाले के एक ये रहा, एक इधर ये रहा और एक ये रहा। इसी तरह C4 के भी ट्राइगोनल प्लेनर है, ये और ये। अब जो इन्होंने 4, तो ये के हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए और वो सारे के सारे एक ही प्लेन में। अब सभी कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 के ऊपर एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। और वो कहाँ है? वो इस प्लेन के ऊपर खड़ा हुआ है ना। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और आपस में ये सारे पैरेलल हैं। तो पहले तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब C1 में C2 पर 2 पाई ऑर्बिटल हो गए, पाई p ऑर्बिटल्स हो गए, जो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना देंगे। इसी तरह C3 और C4, इसमें भी दोनों आपस में पैरेलल हैं और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह C1 और C2 के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया, C3 और C4 के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया। तो ऐसा करने पर इसका क्या स्ट्रक्चर हो गया? वो ये स्ट्रक्चर हो गया जो नीचे दिखाया हुआ ये, है ना, कि C1 और C2 के बीच में एक डबल बॉन्ड और C3 और C4 के बीच में एक डबल बॉन्ड। अब इसके साथ में क्या होता है, जैसे कि बात आती है इसकी स्टेबिलिटी की। जनरली जो ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर लिखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन या कंजुगेटेड ब्यूटाडाइन बोले इसको, उसका स्ट्रक्चर हम ये लिखते हैं, है ना। ठीक है, अब बात आती है स्टेबिलिटी की। जो ये ब्यूटाडाइन है, कंजुगेटेड ब्यूटाडाइन, ये आइसोलेटेड डाइन्स या क्यूमुलेटिव डाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है
देखो ये जो है ये है हमारा स्ट्रक्चर। इसमें हर एक के पास p ऑर्बिटल है। अब 1 और 2 आपस में पैरेलल है, इन्होंने बॉन्ड बना दिया। 3 और 4 आपस में p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके एक बॉन्ड बना दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो 2 और 3 ये जो है ये जो 2 और 3 ये भी तो आपस में पैरेलल हैं, ये और पास भी हैं, एडजेसेंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो ये भी कुछ एक्सटेंट तक एक डबल बॉन्ड करैक्टर रखता है, यानी कि C2 C3 भी आपस में वीक बॉन्डिंग बनाते हैं और एक पाई बॉन्ड बन जाता है। तो होता क्या है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चारों पाई इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 के पास जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन चारों ऑर्बिटल्स पर डीलोकलाइज हो जाता है, यानी कि ये चारों ही कार्बन डबल बॉन्ड करैक्टर को रखते हैं। तो जिसकी वजह से इस डीलोकलाइजेशन की वजह से जो कंजुगेटेड डाइन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू आइसोलेटेड डाइन्स या क्यूमुलेटिव डाइन्स, है ना। ये देखो, ये यहाँ पर देखो, ये देखो, ये दिखा रखा है ना। तो ये डाइन बनी है, तो यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स के दो हाइड्रोजन 2 सेंटर्ड ना हो करके पाई बॉन्ड 1 2 और 3 4 का जो है 2 सेंटर्ड बॉन्ड ना होने के बाद 4 सेंटर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये देखो, ये 3 और ये देखो यहाँ दिखा रहा है, ये 4 सेंटर्ड हो जाता है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि चारों कार्बन के ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इस तरीके से डीलोकलाइज रहते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइजेशन शो करता है कि ये जो है ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। इसको ये भी कह सकते हैं कि जो कंजुगेटेड डाइन्स हैं वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये कैसे शो करते हैं कि क्यों थर्मल ज़्यादा स्टेबिलिटी, यानी कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है जितनी इनकी होनी चाहिए उससे कम होती है। अब देखो जैसे इस टेबल में है ना, ये है हमारा ब्यूटीन। ब्यूटीन में एक डबल बॉन्ड होता है जिसके एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होती है, इतनी -30.3, है ना, यानी कि इतनी हीट निकलती है। माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतनी हीट निकलती है। इसी तरह जो पेंटीन है उसमें भी एक डबल बॉन्ड होता है, उसमें इतनी निकलती है 30.1, सेम ऑलमोस्ट सेम है ना। फिर इसी तरह 1,3 ब्यूटाडाइन जो कि कंजुगेटेड डाइन है, इसमें कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है ना, तो कितनी होनी चाहिए 30 की डबल, यानी कि 60.6 के अराउंड इसकी होनी चाहिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये है ना। इसी तरह 1,3 पेंटाडाइन ये भी कंजुगेटेड डाइन है, इसकी कितनी है, इसकी 54.1 है। और 1,4 पेंटाडाइन जिसमें इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है और इसकी कितनी है 60.8 है। तो जो 1,4 पेंटाडाइन है इसकी 64.8 है, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर है 60.6 के आसपास, यानी कि 60.8। लेकिन जो कंजुगेटेड डाइन्स हैं ये और ये 1,3 ब्यूटाडाइन और पेंटाडाइन, इनकी कम है, इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होने की वजह से, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं या ज़्यादा स्टेबल है, या हम ये कहें उल्टा बोलें कि ये कम रिएक्टिव है उनके इन कंपैरिजन टू आइसोलेटेड डाइन। तो ये हम इसको कि थर्मल स्टेबलाइजेशन से भी शो कर सकते हैं। ये क्यों है, क्योंकि कंजुगेटेड डाइन्स में जो डबल बॉन्ड है वो लोकलाइज ना रह के 4 सेंटर्ड डीलोकलाइज डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका स्टेबिलिटी का है, और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि ब्यूटाडाइन जो कंजुगेटेड डाइन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। तो उनका ये डीलोकलाइजेशन वाला कारण है, और इसमें आप ये इस तरह डीलोकलाइजेशन के बारे में लिख के और फिर आप ये वाला स्ट्रक्चर इसमें बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा कंजुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं,
क्यों ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और किस तरीके से इनको सिंथेसाइज करते हैं। ओके, थैंक्स।